पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने 3 टॉपिक को डिस्कस किया था, है ना। आज हमारे पास 2 टॉपिक हैं और इन्हीं दोनों टॉपिक के साथ जो है आपके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, इसके बाद फिर हमारा न्यूमेरिकल्स को बनाने का सॉल्व यानी कि सिलसिला हमारा, हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाने का सिलसिला अब चालू करने वाले हैं इस क्लास के बाद, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको कहा है कि फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल्स ना बनाया जाए तब तक फिजिक्स बिल्कुल अधूरा है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग आज 2 टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक का नाम है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है रिलेटिव डेंसिटी। ये दोनों आपका टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमको देखने को मिलेगा एक और छोटा सा सब टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए तो दोनों को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन पिछले वाले क्लास को थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कराना चाहेंगे ताकि आज के क्लास को हम कल वाले क्लास से कनेक्ट कर सके, जोड़ सके, ठीक है। सुनिए ध्यान से। इधर हमारा था प्रेशर इन फ्लूइड्स, मतलब क्या था उस टॉपिक में हमने क्या समझा था, फटाफट जान लेते हैं 2 मिनट के अंदर। उस टॉपिक में हमने ये जाना था, बेसिकली प्रेशर इन फ्लूइड्स टॉपिक में हमने ये जाना था कि यानी कि फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस जो कि इजिली फ्लो कर सकता है ना, तो मतलब फ्लूइड हो गया वो। तो फ्लूइड भी क्या करता है, अपने चारों तरफ प्रेशर को एक्सर्ट करता है ना, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाएं बाएं, हर जगह पर फ्लूइड भी अपना प्रेशर को एक्सर्ट करता है, ठीक है। ये हम लोग कल जाने थे प्रेशर इन फ्लूइड्स में, बेसिकली वही चीज था, ठीक है। उसके बाद था हमारा फिर बीच में बॉयंसी। बॉयंसी में हमने क्या समझा था, बॉयंसी में हमने ये समझा था कि लिक्विड जो है, हर एक प्रकार का लिक्विड एक ऊपर की ओर अपना एक फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट या फिर बॉइंट फोर्स। वो हर लिक्विड लगाता है, चाहे आपका वो वाटर हो, केरोसिन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, या लिक्विड जो भी है, मिल्क भी है आपका, ब्लड भी है, हनी भी है आपका, हर चीज क्या करता है, अपने ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बॉइंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। कोई डाउट इसमें? यही चीज था हमारा बेसिकली। जो होता है वो बहुत, मतलब उसका जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू वाटर। हाँ, तो उसमें डेंसिटी ज्यादा होता है, यानी वो उसमें ज्यादा बॉइलिंग फोर्स लगेगा। किसमें? जैसे हनी है, उस पे डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू वाटर ज्यादा होता है। हाँ, तो उसमें उसका डेंसिटी ज्यादा है, यानी उसमें क्या कहते हैं, बॉइलिंग फोर्स ज्यादा लगता होगा। हाँ। लेकिन वो दिखता कहाँ? देखिए, आपका सवाल है कि सर जब हनी का डेंसिटी ज़्यादा है तो वो बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा। ये हमने पढ़ा था अपने टॉपिक नंबर 3 में कि कोई ऑब्जेक्ट जो है पानी के सरफेस के ऊपर तैर कैसे जाता है या फिर वो डूब कैसे जाता है ना, फ्लोट और सिंक का एक वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ था। आपका कहना है कि सर जब डेंसिटी हनी का ज़्यादा है ना, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट, क्या बोले थे, कोई ऑब्जेक्ट मतलब उसमें मतलब दिखता क्यों नहीं है, मतलब डूबता हुआ। सिंक होता, मतलब उसमें डेंसिटी ज्यादा है। हाँ, उसमें पॉइंट फोर्स ज्यादा लगता होगा। हाँ, तो वो सिंक हो तो फ्लोट करेगा ना। हाँ, तो करता क्यों नहीं है? करेगा। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात हमने कहा था कि जिस लिक्विड का, यानी कि जिस भी लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है वो बॉइंट फोर्स भी क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। ये हमने कल कहा था, है ना। अब आपका कहना है कि सर जब हनी का डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा बॉइंट फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। आप क्या कीजिए, एक बाल्टी में आधा बाल्टी क्या कर लीजिए, हनी ले लीजिए। हनी आपने कहा ना, तो हनी ले लीजिए, ठीक है। हनी आपने लिया, उसके बाद हनी को आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद उस हनी में आप क्या कीजिए, कोई एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉल आपको उसमें गिरा दीजिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो प्लास्टिक का बॉल हनी के नीचे जाएगा या फिर हनी के सरफेस के ऊपर वो रहेगा, ऊपर रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि हनी का डेंसिटी ज़्यादा था, वो बॉइंट फोर्स क्या करेगा, ज़्यादा लगाएगा, यानी कि नीचे से फोर्स वो ज़्यादा लगाएगा, जिसके वजह से बॉल को वो नीचे आने ही नहीं देगा। ये दिखेगा आपको, करेंगे ना घर में, आपको ये दिखेगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। यही चीज था हमारा। कोई डाउट है इसमें? और जिस लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, वो बॉइंट फोर्स भी कम लगाएगा। अब जब बॉइंट फोर्स कम लगाएगा तो ऑब्जेक्ट आसानी से नीचे जाके डूब जाएगा। ये हमने कल अपने पिछले वाले क्लास में बात किया था इस चीज के बारे में, है ना। चलिए, लेकिन मेरे अंदर ना एक सवाल आ रहा है जो कि हम आपसे लगभग पूछ ही लेना चाह रहे हैं। चलिए आप लोग जरा सोच के बताइएगा, ठीक है। हमने एग्जाम्पल दिया था आपको सीप का, बड़े बड़े जहाज का, है ना, कि वो आसानी से पानी के ऊपर कैसे तैर जाता है, वो डूबता क्यों नहीं है ना। तो आपने कहा था कि सर
पानी के कंपैरिजन में सीप का जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, इसीलिए वो जो है पानी के ऊपर जो है वो आराम से तैर गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जिस लिक्विड में आपका सीप है उस लिक्विड का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और सीप का डेंसिटी कम है। तो जब लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगाएगा, जब नीचे से वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो सीप उसके ऊपर क्या हो जा रहा है, आराम से तैर पार जा रहा है ना। ये आपने कहा दिया था, ठीक है, इससे हम अग्री करते हैं। लेकिन अब जरा हमको बताइए सबमरीन का केस। सबमरीन तो बहुत बार पानी के नीचे भी जाता है, बहुत बार पानी के वो ऊपर भी आता है ना। तो बताइए सबमरीन में क्या बॉइंट फोर्स काम नहीं करता है क्या, करता है। तो वो कैसे करता है बताइए। पानी में रहता है तो उसका ऐसा बनाया जाता है कि वो पानी के नीचे भी जा सके, पानी के ऊपर भी रह सके। आपका कहना है कि सबमरीन को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वो पानी के नीचे भी जा सके, पानी के ऊपर भी आ सके। नहीं, इतना सा जवाब कहने से नहीं चलेगा, इतना सा कह देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा चलिए हम बता ही दे रहे हैं आपको। सबमरीन जो है ना पानी के नीचे भी जाता है, पानी के बहुत नीचे, वो समुद्र के बेड पर भी जाके बैठता है, समुद्र के नीचे जाकर जो उसका लेयर है उसके नीचे भी जाकर वो बैठता है, और वो ऊपर भी आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए दोनों केस समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आज जो लिखे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मेरे मन में सवाल आ गया तो आपको बता दे रहे हैं कि सबमरीन कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबमरीन नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। सबमरीन नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि सबमरीन का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से यानी कि पानी के डेंसिटी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसीलिए जाके वो नीचे में बैठ गया, ठीक है। लेकिन वो ऊपर भी तो आता है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हो गया कि सबमरीन का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए वो ऊपर आ गया। लेकिन ये डेंसिटी अपना घटा कैसे रहा है और बढ़ा कैसे ले रहा है, क्या कुछ जोड़ के, नहीं। सबमरीन में एक टैंक होता है, उस टैंक को हम लोग कहते हैं बुआयंसी टैंक, BUOYANCY, बुआयंसी टैंक, TAN के टैंक। सबमरीन में एक बहुत बड़ा जो है ना बुआयंसी टैंक होता है, और जब उस सबमरीन को लिक्विड के नीचे जाना है यानी कि पानी के नीचे जाना है तो वो क्या करता है, बुआयंसी टैंक के गेट को खोलता है और उसके अंदर जो पानी है वो आ जाता है, और जब वो बुआयंसी टैंक पूरी तरीके से फुल हो जाता है तब वो गेट को बंद कर देता है। तो अब जरा बताइए क्या उस सबमरीन का डेंसिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि पहले उसका जो टैंक था खाली था, लेकिन अब लिक्विड ने स्पेस पूरा भर लिया, इस वजह से सबमरीन का डेंसिटी बढ़ गया, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में, इसीलिए जाकर वो नीचे में बैठ गया, ठीक है। अब सवाल आपका ये है कि सर वो ऊपर भी तो आता है ना। तो जब उसको ऊपर आना होता है ना तो उसी बुआयंसी टैंक को वो इतना ज्यादा प्रेशर के साथ पानी बाहर निकालता है, उस बुआयंसी टैंक से इतना ज्यादा फोर्स के साथ वो बाहर निकालता है, मतलब कह नहीं सकते हैं। सोचिएगा इस चीज को, मतलब कि जब उसको नीचे जाना था तो उसको अपना डेंसिटी क्या करना पड़ेगा, पानी के डेंसिटी से ज्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या कर दिया, बुआयंसी टैंक का गेट खोल दिया, पानी भर गया, उसको बंद कर दिया, जाके वो नीचे चला गया। लेकिन जब उसको ऊपर आना होता है ना तो वो क्या करता है, दोबारा अपने बुआयंसी टैंक को खोलता है और बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उस सारे बुआयंसी टैंक के पानी को बाहर फेंकता है, और जब पूरा वो बाहर फेंक देगा तो बुआयंसी टैंक क्या हो गया, खाली हो गया। जब खाली हो जाएगा उसका डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए वो ऊपर आ जाता है। नहीं, बड़ा फास्ट काम होता है ना उसमें, बहुत फास्ट काम होता है। अरे भाई एक सबमरीन में ना कम से कम 50-60 लेबर काम करते हैं, उसमें वर्कर काम करते हैं, उसी के लिए तो वो लोग रहते हैं वहाँ पे। आप चाहेंगे कि बुआयंसी टैंक को ऑपरेट करना केवल 2-3 आदमी का बस का बात है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे बात को, कोई डाउट है इसमें। अच्छा, आप लोग सुनते होंगे ना कि बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे सबमरीन क्या होता है ना, कभी कभी पानी के अंदर डूब जाते हैं हमेशा के लिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वो बुआयंसी टैंक में अपना पानी भर तो लिया, अपना डेंसिटी बढ़ा तो लिया, लेकिन जब वो बाहर निकालने का बारी आया, यानी कि सबमरीन को जब ऊपर आने का बारी आया तो प्रेशर काम ही नहीं कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, नीचे ही रह जाता है। तब जाकर दूसरा सबमरीन जाता है, उसको हेल्प करता है, तब जाकर वो ठीक होता है, नहीं तो फिर वो सबमरीन ही नीचे चला जाता है और हमेशा के लिए वो वहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसा भी होता है इंसिडेंट।
अक्सर सबमरीन का जो इंसिडेंट आता है आपको देखने को न्यूज में, वो इसी वजह से आता है कि जो बॉयंसी टैंक है उसके लिक्विड को बाहर निकलने के लिए जो उसको प्रेशर चाहिए वो नहीं मिल पाता है कभी कभी, जिसकी वजह से उसका टैंक क्या हो गया, फेल हो गया, और हमेशा लिक्विड उसका भरा रहेगा, लिक्विड भरा रहेगा, इस वजह से क्या होता है वो नीचे रह जाता है। सबमरीन बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना बड़ा होता है कि उसमें जो है ना आपका 3-4 को अपार्टमेंट समा सकता है, चौड़ाई लंबाई सब। कम से कम आप मान लीजिए कि 4 मंजिला यदि आपका है अपार्टमेंट, तो वैसा वैसा 4-5 अपार्टमेंट सबमरीन में समा सकता है। देखो बहुत बड़ा बड़ा होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम जाके देखें इतना ही बड़ा होता है, नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब तो सीप इतना बड़ा बड़ा आ गया है कि बीच समुद्र में सीप को लगा दीजिए, उसी के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, फाइटर जेट लैंड कर रहा है, सोचो जहाजे के ऊपर। खैर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, साइंस बहुत आगे चल गया है। अब बात समझ में आ गया कि सबमरीन कैसे काम करता है। यदि एग्जाम में आ जाए, और आता भी है कंफ्यूज करने के लिए कि सबमरीन कैसे काम करता है, क्या सबमरीन पे पॉइंट फोर्स लगता है कि नहीं लगता है ना, कैसे वो काम कर रहा है, तो आपको ये चीज बताना पड़ेगा। उसमें ना आप एक वर्ड का हमेशा जिक्र कीजिएगा, बुओयंसी टैंक का, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। खैर आज के टॉपिक पे हम लोग दोबारा वापस आते हैं। आज के टॉपिक का नाम है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या कहता है इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट ये वाला है, पहला वाला। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, तो आप ये पहला वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये हम कहीं बाहर से नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिए हुए हैं, ठीक है। क्या कहता है, देखिए, when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझेंगे हम लोग इसको समझने के लिए ना, चलिए आपको थोड़ा सा हम अपने आपके घर में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, ठीक है। समझिएगा इस चीज को, हम जो बोल रहे हैं उसको इमेजिन कीजिए, ठीक है। इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास आपके घर में एक बाल्टी है, ठीक है। उस बाल्टी में ना पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, पूरा ऊपर ऊपर तक पानी भरा हुआ है, जरा सा भी खाली नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस पर आपने क्या किया, वो जो आप प्लास्टिक रबड़ का जो बॉल होता है ना, जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, है ना, उस बॉल को जाके आप उसमें क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब आप जरा हमको बताइए, क्या उस लबालब बाल्टी में जो पानी भरा हुआ था, क्या उस बाल्टी से जरा सा भी पानी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा ना पानी। बस ये चीज समझ में आ गया। अब उसी का इस्तेमाल करके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। बस बड़ा इतना सिंपल है, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। देखिए ध्यान से, कहाँ पे बना दें, चलो यहीं पे, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका बाल्टी है, और ये बाल्टी जो है ना पूरा का पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है, पूरा एकदम, जरा सा भी ऊपर में कोई कोना जो है इसका खाली नहीं है, पूरा पानी से भरा हुआ है, जरा सा भी खाली नहीं है, ठीक है। आगे उसके बाद इसी बाल्टी के बगल में आपका ये छोटा सा बॉल रखा हुआ है, जो कि आप क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, है कि नहीं। ये बॉल आपका रखा हुआ है, क्रिकेट वाला रबर वाला बॉल है, थोड़ा सा भारी होता है, कॉस्को वाला, है ना। ये वाला आपका रखा हुआ है। अब ये बाल्टी का पानी जो है पूरी तरीके से भरा हुआ है ना, बगल में आपके पास ये है। हमने आपको कहा कि आप जाइए, इस बॉल को उठाइए चुपचाप और इस बाल्टी के ऊपर जाके इसे छोड़ दीजिए, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस बाल्टी से थोड़ा बहुत पानी नीचे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमारे सामने बनेगा। थोड़ा सा पतला हो गया, चलो बढ़िया ही, सही बना दे रहे, हो जाएगा हो जाएगा। वही बाल्टी है, सब कुछ वही पानी है ना। इसमें आपने क्या कर दिया, बॉल को डाल दिया, नहीं नहीं, बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं।
हालांकि ये बॉल उतना भारी नहीं होता है, इसका डेंसिटी उतना नहीं होता है, तो ये जो है ना ऊपर पानी के ऊपर आपको तैरता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन हमने इसको अंदर बनाया है जानबूझकर ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा आप मत बोलिएगा कि सर ये तो बड़ा हल्का होता है, आपने इसको पानी के अंदर कैसे डाल दिया, वो मालूम है ना। बस समझने के लिए हमने क्या कर दिया, इस बॉल को पानी के अंदर डाल दिया। जब आप इस बॉल को डाल देंगे ना, तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे कुछ लिक्विड नीचे गिरा हुआ है। क्या गौर करेंगे आप इस चीज को, यानी कि जो पानी है ये आपको हल्का फल्का इसके आजू बाजू में गिरा हुआ नजर आएगा, ये पानी गिरा हुआ है, लिक्विड आपका, ठीक है ना। चलिए, अब ये चीज यदि आप समझ रहे हैं तो फिर आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आप चलिए इस स्टेटमेंट पे, इन दोनों डायग्राम को देखिए। पहले आपके पास बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ था, बॉल था, उसको आपने इसमें डाल दिया, कुछ पानी नीचे गिर गया, बॉल अंदर चला गया, बॉल आपका अंदर चला गया। अब समझिए इसको ध्यान से, when a body is immersed fully or partially in a fluid, मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को जब आप फ्लूइड में, फ्लूइड का एग्जांपल आप यहाँ पे लिक्विड ले लीजिए, है ना, लिक्विड में जब आप पूरी तरीके से डुबा देंगे या फिर थोड़ा ही डुबा हुआ हो, जब आप ऐसा करेंगे ना, उस समय पे क्या होगा, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। सही बात है, आप लिक्विड में भाई डुबा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड क्या लगाएगा, एक बॉइंट फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा, ये हम लोग पिछले क्लास में जाने हुए हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो आपको ये मालूम है कि लिक्विड है तो बॉइंट फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा ना लगाएगा। अब इस बाल्टी में आपने इस बॉल को नीचे डाला, है ना, तो क्या ये लिक्विड इस बॉल के ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, बिल्कुल लगा रहा होगा। ये हम लोग पिछले वाले क्लास में जान चुके हैं कि हर एक लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन की ओर एक अपना फोर्स लगाता ही है, उसको हम लोग अपथ्रस्ट या फिर बॉइंट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी लगा रहा होगा, तो ये जितना फोर्स लगा रहा होगा ना लिक्विड इस बॉल के ऊपर, वो कितना होगा मालूम है, वो फोर्स उतना ही होगा जितना कि इस गिरे हुए लिक्विड का वेट है। अब आपको मालूम है कि सर वेट को ही तो फोर्स कहते हैं, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग उसका जो फोर्स है उसी को तो वेट कहते हैं। यानी जो बॉल था वो पानी के अंदर गया है, तो बात है, हाँ, वो बॉल जितना स्पेस कवर किया है उतना ही पानी नीचे गिरेगा, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हैं। खैर आगे समझते हैं, तो समझिए ध्यान से, ये जो नीचे लिक्विड गिरा है ना, लिक्विड जो नीचे गिरा है वो इस लिक्विड का वेट उतना ही होगा जितना कि इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कौन, वाटर। और समझ में आ रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे एक बार फोर्स कह रहे हैं, यहाँ पे आप एक बार वेट कह रहे हैं, दोनों का मतलब तो सेम ही है। फोर्स का मतलब क्या, वेट, और वेट का मतलब क्या, फोर्स। ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक अपने क्लास में। तो हमेशा इस बात को रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि किसी बाल्टी में जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ है पानी से, यदि उसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, पूरी तरीके से डाल दीजिए या फिर ऊपर में ही वो तैर रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुल्ली और पार्शियली, या तो पूरा डुबा दीजिए या तो थोड़ा सा ही डुबाइए, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पॉइंट फोर्स लगेगा वो उतना ही होगा जितना कि उसके कारण लिक्विड नीचे गिरा उसके वेट जितना। पॉइंट फोर्स, हाँ हाँ, बस यही चीज समझना है। चलिए अब एक बार फिर से बता दे रहे हैं दोबारा, यानी कि ये जो नीचे लिक्विड गिरा है इसके पास अपना वेट है कि नहीं है, बिल्कुल है, और इसका वेट ही क्या कहलाएगा, इसका फोर्स कहलाएगा। तो ये फोर्स यानी कि ये वेट कितना होगा, जितना कि बॉइंट फोर्स इस बॉल के ऊपर लग रहा होगा। बात समझ में आ गया। अब कोई डाउट इसमें? चलिए, तो अब आपसे हमेशा यदि कहीं पर भी कोई भी चलते फिरते पूछ दे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि जब हम लोग किसी भी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से या फिर ऊपर में ही उसको छोड़ देंगे या फिर उसको हल्का फुल्का ही डुबाएंगे, पूरी तरीके से नहीं डुबाएंगे, आप चाहें तो पूरा भी डुबा सकते हैं उसको, या फिर आप चाहें तो हल्का फुल्का भी डुबा दीजिए। उस ऑब्जेक्ट के डुबाने से जो लिक्विड नीचे गिरेगा उस लिक्विड का वेट कितना होगा, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पॉइंट
फोर्स के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बॉइंट फोर्स लगा रहा है ये लिक्विड, वो और इस ऑब्जेक्ट का वेट दोनों आपस में क्या है? सेम है, बराबर है। यार ये जो लिक्विड हमारे पानी इस पे बॉयल फोर्स लगा, मान लीजिए पानी हाँ बॉयल में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, हाँ फोर्स लगा रहा है, तो नीचे जो पानी गिरा हुआ होगा उसका वेट भी 5 न्यूटन होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो, जैसे युवराज ने बहुत अच्छा बात कहा कि जैसे अच्छा वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। दोनों का सेम होता है। इसलिए तो हमने बार बार कहा आपको कि फोर्स इज इक्वल टू वेट या फिर वेट इज इक्वल टू फोर्स, क्योंकि दोनों का यूनिट भी सेम होता है ना, दोनों का मतलब भी सेम है। अब देखिए ध्यान से, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमने जब इस बॉल को पानी के अंदर डाला ना, तो इस पानी ने इस बॉल के ऊपर मान लीजिए कि 5 न्यूटन का क्या लगा दिया? बॉइंट फोर्स लगा दिया। समझिएगा चीज को, इस लिक्विड ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का बॉइंट फोर्स लगा दिया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को पानी में डालने के वजह से जो पानी नीचे गिरा, उस ऑब्जेक्ट का भी वेट कितना आ गया? उतना ही आएगा, बिल्कुल 5 न्यूटन ही आएगा, बिल्कुल 5 न्यूटन आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले केस में हमारा, इस वाले केस में क्या, दुनिया के हर एक केस में ऐसा ही होता है ना। तो बॉइंट फोर्स आपका 5 न्यूटन था, ये जो लिक्विड नीचे गिरा उसका भी वेट कितना निकला आपका? 5 न्यूटन ही निकला, यानी कि दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब कोई बता सकता है हमको एक बार में कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बार में क्या कहता है? एक सेंटेंस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक सेंटेंस में बताइए क्या कहता है? हिंदी में बताइए, इंग्लिश में कोई जरूरी नहीं है, बताइए क्या कहता है हर्षित? अगर कोई बॉडी पानी में डाला जाए, जो पानी है वो buoyancy force लगाएगा बॉडी पे, उतना ही पानी गिरेगा। हाँ, यानी कि दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, है ना। चलो एक बार में सुन लो ध्यान से, कैसे बताएंगे इसको? ऐसे बताएंगे कि जब भी किसी लिक्विड में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डालेंगे, या तो आप पूरा डाल दीजिए या फिर उसको ऊपर ही रहने दीजिए, उससे मतलब नहीं है, बस लिक्विड में होना चाहिए, है ना। जब भी हम लोग ऐसा करेंगे, यानी कि किसी भी लिक्विड में जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड क्या करेगा? एक बॉइंट फोर्स लगाएगा, ठीक ना, पहली बात ये। और उस ऑब्जेक्ट के डालने से लिक्विड में जो लिक्विड हमारा नीचे गिरा, जो लिक्विड हमारा नीचे गिरा, उसका वेट और बॉइंट फोर्स दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। यानी कि इस वाले केस में ये लिक्विड जो इस बॉल के ऊपर बॉइंट फोर्स लगा रहा है वो उतना ही होगा जितना कि इस गिरे हुए लिक्विड का होगा वेट। हाँ, जो डेंसिटी होगा वो तो जो लिक्विड होगा वह देख रहा ना, मतलब लिक्विड के हिसाब से उसमें डेंसिटी होगा कि डेंसिटी ज्यादा है, कम वॉइस फोर्स ज्यादा है, वॉइस फोर्स कम है। हाँ वो भी तो है ना इसके साथ। जैसे वॉइस फोर्स कम लगाया तो कम लिक्विड नीचे गिरेगा। हाँ वही चीज़ है इसमें। खैर कोई दिक्कत है सब इसमें? तो ये चीज़ समझ में आ गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बॉल के ऊपर जो बॉइंट फोर्स लग रहा है वो इक्वल है किसके बराबर है भाई? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया गया, जो नीचे गिरा दिया गया, उसके वेट के बराबर है। क्या बराबर है? बॉइंट फोर्स बराबर है। यही था हमारा बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब कोई डाउट होगा इसमें? नहीं ना। चलिए, तो यदि आपके घर में भी इस प्रकार का माहौल है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाल्टी में पूरा पानी ले लीजिएगा, कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रख दीजिएगा, उस ऑब्जेक्ट के रखने के वजह से, उस ऑब्जेक्ट के रखने की वजह से जो लिक्विड गिरा होगा उसका वेट और उस बॉइंट फोर्स का वेट, सॉरी उस बॉइंट फोर्स का वैल्यू, दोनों का क्या होगा? मैच कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का नाम इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया गया है, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली यूज करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। जैसे ये सारा कुछ कैसे हुआ ये तो आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है, यानी कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक ना। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम लोग शिप और सबमरीन को डिजाइन करने में करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करते हैं आपको हायर क्लास में मिल जाएगा आगे। उसके बाद इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क थ्रू लैक्टोमीटर्स, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं?
मिल्क के प्योरिटी को चेक करने के लिए कि वो शुद्ध है कि नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमीटर के थ्रू, एक मीटर होता होगा, है ना, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा आपको हायर क्लास में मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग मिल्क के प्योरिटी को पता करते हैं प्योर है कि नहीं है, लेकिन उसके लिए एक डिवाइस लगता है, उसको हम लोग कहते हैं लैक्टोमीटर। बताइए क्या? शायद ऐसे कर सकते हैं जो मतलब फ्लोर के साथ नहीं होगा वो नीचे गिर जाएगा। पता नहीं कैसे होता है इसमें, लैक्टोमीटर तो हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, खैर कभी मौका मिलेगा तो करके बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारा इसका एप्लीकेशन। आगे, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स थ्रू हाइड्रोमीटर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम लोग इस्तेमाल लिक्विड के डेंसिटी को पता करने के लिए भी करते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक डिवाइस है हमारे पास। कौन सा डिवाइस है भाई? हाइड्रोमीटर। तो आपसे पूछेगा कि मिल्क के प्योरिटी को चेक करने के लिए हम लोग कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? लैक्टोमीटर। और वाटर के लिक्विड के डेंसिटी को पता करने के लिए हाइड्रोमीटर। तो ये कुछ एप्लीकेशन हो गए जहां पर कि हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। अब बताइए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा नहीं ना? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली हमारा यही था। आगे बढ़ते हैं फिर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, इसके बारे में जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इसमें जो बच्चों को कंफ्यूज करता है वो ये करता है कि वो याद नहीं रख पाता है कि बुआइंट फोर्स जो है गिरे हुए लिक्विड के वेट के बराबर है, वो पता ही नहीं कर पाता, उसको कंफ्यूज होता है वो। तो आप इस चीज़ से हमेशा दूर रहिएगा, यानी कि इस कंफ्यूजन से दूर रहिएगा। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखिए, जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये बताएंगे हम वहाँ पे कि इस बॉल के द्वारा जो पानी नीचे गिराया गया उसका वेट किसके बराबर होगा? इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बुआइंट फोर्स के बराबर होगा। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है ना? रिलेटिव डेंसिटी को समझने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, डेंसिटी। देखो, डेंसिटी अलग होता है, रिलेटिव डेंसिटी अलग होता है, दोनों अलग अलग चीजें, तो इसको पहले समझिए आप। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पिछले वाले क्लास में भी लिखा था, है ना? वही चीज यहाँ पे हमने दोबारा लिखा है कि द डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? मतलब कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मास बाई वॉल्यूम। ये है हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला। चलो, अच्छा, कल ना हम थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूज भी थे, आपको हम डेंसिटी का ऐसा यूनिट नहीं बता पा रहे थे, हम सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में कंफ्यूज थे। खैर, आज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। इसका फॉर्मूला, इसका एसआई यूनिट क्या होता है देख लो ध्यान से। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, या फिर केजी मीटर -3 का, यानी कि माइनस क्यूब। ये भी हम लोग लिखने का तरीका ही तो है कि नहीं? तो ऐसा, हाँ, पावर ऊपर चला गया इसीलिए माइनस लग गया। अच्छा, अब बात बताइए आप कि ये हमारा फॉर्मूला क्यों, इसको देख के बताइए। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो हमारा बन गया केजी पर मीटर क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात सेम है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें? जल्दी बताइए। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डेंसिटी बेसिकली हम लोग किसी भी एक खास ऑब्जेक्ट का निकालेंगे ना तो इसी प्रकार से निकालेंगे। उसका मास क्या है वो पता कर लो, और उसका वॉल्यूम कितना है उसको पता कर लो। मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जो आपका वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आपका डेंसिटी। बस उसके आगे क्या लगा देना आपको? ये यूनिट लगा देना है ना? तो किसी खास ऑब्जेक्ट का जब हम लोग, किसी एक चीज का जब हम लोग डेंसिटी निकालते हैं, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आपके सामने आने वाला है रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, न्यूटन होता है ना, न्यूटन उसका ऐसा यूनिट होता है। हाँ, उसको हम डिनोट भी करते हैं कैपिटल एम से। हाँ, डेंसिटी किस चीज से करते हैं? डेंसिटी का एक सिंबल है, डेंसिटी को डिनोट करने के लिए ना एक सिंबल है। वो सिंबल कुछ इस प्रकार से है, यदि हम गलत नहीं है तो शायद कुछ इस प्रकार से है, यानी कि शायद कुछ कंफ्यूज है थोड़ा सा, लेकिन इसका भी एक सिंबल है, कुछ इसी प्रकार का है लगभग, यानी ऐसा है कुछ इस प्रकार का डेंसिटी का कुछ एक सिंबल होता है ना? खैर, उसके लिए भी हम बता देंगे कभी। डेंसिटी का भी एक सिंबल है, हालांकि आप इसको केवल डी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, तो भी आपका ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? देखो, डेंसिटी का मतलब क्या है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन इसके आगे बढ़ लगा रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब हो गया रिलेट, एक को दूसरे से क्या करो? रिलेट करो, जोड़ो, है ना? आपस में कंपेयर करो दोनों को। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या है
समझ में आ जाएगा तुरंत। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जब हम लोग वाटर के कंपैरिजन में निकालते हैं वही हमारा कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे इस वाले फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका ये, इसका मास पता कर लो, वॉल्यूम पता कर लो, डेंसिटी निकल जाएगा, है ना। लेकिन यदि आपको इसी का डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में निकालना हो, वाटर को नजर में रखते हुए कि वाटर में जब इसको जाएगा, जब ये जाएगा वाटर में तो इसका डेंसिटी क्या होगा, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप वाटर के कॉन्टेक्स्ट में डेंसिटी निकालेंगे तो वही आपका कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि इस मार्कर का हम वाटर के कॉन्टेक्स्ट में डेंसिटी निकालने लगे तो फिर इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी निकलेगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। किसके कंपैरिजन में, किसके रिलेट में, किसके रिलेशन में, वाटर के रिलेशन में, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज द रेशियो, रेशियो है, रेशियो मतलब क्या, डिवाइड के फॉर्म में, रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। एग्जांपल के तौर पे देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस, यानी कि जिस सबस्टेंस का आप डेंसिटी निकालना चाहते हैं, यानी कि हम यदि इसका निकालना चाहते हैं तो इसका डेंसिटी हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और नीचे पानी का डेंसिटी लिखेंगे, बात खत्म। जो आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का पानी के कॉन्टेक्स्ट में, पानी के रिलेशन में क्या डेंसिटी है वो आपका निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा चलो अब जरा बता दो तो हमको, एक बार बता दीजिए हमको जरा ध्यान से। नीचे वाला लाइन को अभी मत पढ़िए, ईमानदारी से एकदम नीचे वाले लाइन को अभी नहीं पढ़ना है, इसको केवल देख के बताइए, इस फॉर्मूला को केवल देख के बताइए कि रिलेटिव डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है बताइए जरा ध्यान से। इसको नीचे वाले को नहीं देखना है अभी, ईमानदारी पूर्वक नीचे वाले को नहीं देखना है, ऊपर वाले को देख के क्या देखो बताते हैं। सबसे पहली बात तो कि ऊपर में आप कोई भी सबस्टेंस लीजिए, उसका आपको ऊपर में क्या लेना है, डेंसिटी लेना है ना, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए यही वाला है ना, इसका आ गया फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 kg पर मीटर क्यूब, इसका डेंसिटी आ गया किसका, इसका। आपको डिवाइड करना है वाटर के डेंसिटी से। मान लीजिए कि आप इस ऑब्जेक्ट को, इस सबस्टेंस को जिस वाटर में डालने जा रहे हैं उसका डेंसिटी जो है ना, सपोज कीजिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बस कि आ गया आपका 50 kg पर मीटर क्यूब आ गया। यही तो आपको डिवाइड करना है ना इसमें, है ना। तो बताइए अब इस हिसाब से बताइए कि रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है। हमने लिख भी दिया आपको, सब ऊपर में सबस्टेंस का डेंसिटी है, नीचे में वाटर का डेंसिटी है। अब बताइए दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, जीरो। वेरी गुड, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होगा भाई, देखिए जरा ध्यान से, केजी पर मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, क्या तो क्या कुछ बचा, केवल आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बचा। और न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या आप यूनिट कहते हैं, नहीं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई ऐसा यूनिट या फिर कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो ये भी आपसे सवाल में पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट क्यों नहीं होता है। तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या लिख सकते हैं आप, रीजन आप ये नीचे वाला लिख सकते हैं पॉइंट, सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो। सही बात है, रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली क्या है, हमारा एक रेशियो है ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी को डेंसिटी से आप डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब हो गया कि डेंसिटी को आप क्या कर रहे हैं, डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हैं। सो इट हैज नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट अपना नहीं होता है। अब बताइए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा इसमें, अब समझ में आ गया बात। तो इसी प्रकार का आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा रिलेटिव डेंसिटी में कि ऊपर के सबस्टेंस का डेंसिटी आपको दिया रहेगा और ऊपर का जो सबस्टेंस है उसके किसके कॉन्टेक्स्ट में आप निकाल रहे हैं, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका आपको नीचे दिया हुआ रहेगा। दोनों के यूनिट को आप कैंसिल करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका कहलाएगा क्या, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ से आपने बहुत ही एक बड़ी चीज़ों को आपने समझ लिया। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। चलिए, आपको डाउट इसमें होगा नहीं ना? डेंसिटी मतलब वाटर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो डेंसिटी निकालेंगे बस रिलेटिव डेंसिटी का सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यदि आप वाटर के कॉन्टेक्स्ट में निकाल रहे हैं तो वही कहलाएगा आपका रिलेटिव डेंसिटी। मतलब एग्जांपल के तौर पे हम दोबारा बता दे रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी आप वाटर के कॉन्टेक्स्ट में निकाल रहे हैं, मतलब कि इसका डेंसिटी पानी में जब जाएगा तो क्या होगा, उसी को हम लोग कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। बस वाटर के कॉन्टेक्स्ट में यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आप डेंसिटी निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी। किस ऑब्जेक्ट का? जिस ऑब्जेक्ट का आप निकाल रहे थे। हाँ, इसी के लिए बस, और किसी चीज के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें कोई डाउट? अब इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट, कहीं पे कोई समस्या नहीं ना? चलिए, तो इस हिसाब से हमारा इस चैप्टर को लेकर हैप्पी एंडिंग होता है। थ्योरी वाला पार्ट जितना समझना था वो, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो हमारा अभी उसका सिलसिला चलेगा। न्यूमेरिकल्स तो हम लोगों का चलेगा, जितना न्यूमेरिकल्स हम लोग हो सकता है कि अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना? चलिए, तो इस प्रकार से आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है और हमारा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ना? इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेकर कहीं पर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहा होगा तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है, सुनो ध्यान से। अच्छा, इस वाले टॉपिक को देखकर यदि आप लोगों से कोई पूछ दे कि रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में कम से कम 2 डिफरेंशिएट बताओ, तो क्या बता पाएंगे आप? डेंसिटी में सिर्फ एक सिंगल चीज का निकलता है एज कंपेयर्ड टू रिलेटिव डेंसिटी में वाटर कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट का निकलता है। हाँ, कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। यदि आपसे डेंसिटी और पूछता भी है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, देखो, क्योंकि दोनों सिमिलर मिल रहा है ना, दोनों सुनने में ठीक ठाक लग रहा है। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहली बात तो हमने आपको बार बार कहा है कि जब भी डिफरेंशिएट पूछे तो पहले आपका क्या लिखिए, उसका डेफिनेशन लिखिए। तो डेंसिटी का जब पूछे तो डेंसिटी का आप पहले डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है? उसके बाद इसका डेफिनेशन लिख दीजिए। पहला डिफरेंशिएट का अलग हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि इस डेंसिटी का ऐसा यूनिट जो होता है वो ये होता है, इसका ऐसा यूनिट होता ही नहीं है। ये 2 हो गया, ठीक है। तीसरा आप क्या बता सकते हैं? तीसरा आप ये बता सकते हैं कि डेंसिटी हम लोग निकालते हैं किसी एक खास ऑब्जेक्ट के लिए, है कि नहीं? लेकिन रिलेटिव डेंसिटी हम लोग किसी खास ऑब्जेक्ट का निकालते हैं, वो भी वाटर के कंपैरिजन में, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में। ये तीसरा हो गया, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? और इसमें क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है क्या? 3 काफ़ी है। 2 पूछा गया हमसे तो 3 बता दिए हम लोग। पहले में डेफिनेशन लिखना है, इसका डेफिनेशन अलग है, इसका डेफिनेशन अलग है। दूसरे में ऐसा यूनिट लिखना है, इसका होता है, आपको मेंशन कर देना है वो होता है, इसका नहीं होता है बोल दीजिए इट हैज नो यूनिट। सिंपल सी बात है ना? इसका हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए निकालने के लिए करते हैं, इसका हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट का वाटर के कॉन्टेक्स्ट में निकालने के लिए करते हैं। सिंपल सी बात। तो 3 डिफरेंशिएट हमारा हो गया। याद रहेगा ये चीज? कोई डाउट इसमें? चलिए, इसके हिसाब से यानी कि इसी चैप्टर नहीं, इसी टॉपिक के साथ और इसी क्लास के साथ जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट था, बहुत हद तक हम लोगों ने समझने की कोशिश करी है ना? और जहाँ जहाँ हो सकता था हमने हल्का फुल्का आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाया है। कोई डाउट इसमें? आपका होमवर्क आज के लिए केवल और केवल ये है, 2 होमवर्क है बेसिकली। पहला होमवर्क आपका ये है कि इन दोनों टॉपिक को लिखने के बाद आप एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। 3 हमने बताया, आप तीनों लिख लीजिएगा। आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है तो और लिख लीजिएगा, अच्छी बात है, ठीक ना? ये आपका पहला होमवर्क हुआ। दूसरा होमवर्क आपका ये है, पहला होमवर्क तो आपको मालूम चल गया, दूसरा होमवर्क आपका ये है कि जितना भी फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है ग्रेविटेशन में, इस चैप्टर के दौरान जितना भी फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, उन सारे फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे और वो फॉर्मूला कहता क्या है, यानी कि उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, किसको फाइंड करने के लिए करते हैं, ये भी आप अपने कल लिख के लेकर आएंगे और अपने दिमाग में पूरी तरीके से फिट करके आएंगे। क्योंकि पूरी तरीके से अब हमारा जो क्लास चलेगा वो न्यूमेरिकल्स को लेकर चलेगा, और न्यूमेरिकल्स तभी बनता है फिजिक्स में जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो, आपका फॉर्मूला एकदम पूरी तरीके से ध्यान में हो, वो फॉर्मूला किस लिए है, उसका हम लोग इस्तेमाल क्यों करेंगे,
किस चीज़ को फाइंड करने के लिए कहेंगे, उसका SI यूनिट क्या है कि नहीं। हर एक चीज़ों के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। तो हर चीज़ों के बारे में जो भी हमको लगा कि इस चैप्टर में समझाना चाहिए हमने उस चीज़ को समझाया, अलग से कुछ लगा तो अलग से भी हमने समझाया। अब मेरे हिसाब से मेरे द्वारा जो दिया गया है उसमें कोई कमी है तो बताइए, नहीं ना। तो आपके हिसाब अब मेरे आप देखिए, आपको क्या चाहिए था, कॉन्सेप्ट समझना था, हमने आपको समझाया, आपको जो हमसे चाहिए था हमने आपको दिया, लेकिन आपसे हमको केवल और केवल ये चाहिए कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बिल्ड होना चाहिए। बस आपको हर एक चीज़ माइंड में रहना चाहिए। फटाक से कोई चीज़ पूछे तो फटाक से बताना है कि सर इसका इस्तेमाल इस चीज़ के लिए निकलने के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल उस चीज़ को फाइंड करने के लिए करते हैं, इसका ऐसा यूनिट ये है, इसको हम लोग वैसे यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे, तभी जाकर फिजिक्स में मज़ा आता है। नहीं तो फिर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के बिना अधूरा है, केवल आधा है वो, आधा इनकम्प्लीट है वो। तो ये चीज़ हो जाएगा। 2 होमवर्क आपको दिए हैं कल। पहला होमवर्क आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके आना है, दूसरा आपको पूरी तरीके से रिवाइज करके आना है, तभी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, और आप लोग भी रिवाइज करके जरूर आइएगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।